आप में से जिनके प्रश्न हो कुछ, जो डायरेक्ट आचार्य जी से कुछ पूछना चाहते हो, तो क्योंकि ये सौभाग्य का क्षण है आपके लिए, तो आप में से कोई भी किसी भी प्रकार का जीवन के संदर्भ में, दर्शन के संदर्भ में, या कैसे जीवन जीना है उसके संदर्भ में किसी का भी कोई प्रश्न हो। जी बेटा बोल। नमस्ते आचार्य जी। हम लोग कुछ नया करने जाते हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट कर देते हैं, तो उससे कैसे बचे इंसान? बस वो है, देखो नेगेटिविटी से दूर कैसे रहें। देखो, जो एक बात हमेशा ध्यान रखो, संसार में आपको विजेता बनने के लिए दुनिया सब कुछ परोस करके आपको देने वाली नहीं है। हित के रूप में देखोगे तो माता पिता गुरुजन हितकारी हो सकते हैं। वहाँ पर भी माता पिता का कई बार क्या होता है, वो हित तो सोचते हैं, क्योंकि माँ बाप से बड़ा हितकारी कोई हो नहीं सकता, पर कभी कभी मोहासक्त होकर के आपके बड़े निर्णय करने में वो भी कभी कभी कह सकते, बेटा इतना क्या करोगे, इतना दूर जाके क्या करोगे, ऐसा करके क्या करोगे। उस स्थिति में आपको यही सोचना है कि यदि हम अच्छे काम के लिए लग रहे हैं, हमारी सोच अच्छी है, तो दुनिया की परवाह मत करो। अपने कार्यों से एक दिन जो तुम्हारे लिए शंका कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर अविश्वास कर रहे थे, वो लोग कहें कि वाह काम हो तो ऐसा हो, बच्चा हो तो ऐसा हो। इस तरह से लगे रहो बेटा, कि सोचो कि एक दिन मुझे करके दिखाना है अपने कार्यों से। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें लकीरें मिटा करके अपनी लकीरें नहीं बनानी है, लकीर इतनी लंबी खींचो कि सारी लकीरें छोटी पड़ जाए, बस उस तरह से जुटो, तो कुछ भी कर सकते हो बेटा। जी धन्यवाद। और किसी ने कुछ पूछना है? ओम पूज्य स्वामी जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता होती है, लेकिन हमारे भारत देश में बचपन से ही, जब से बच्चा पैदा होता है, जब से उसका जन्म होता है, उसे स्कूल भेजा जाता है और उसे बचपन से ही सिर्फ जो स्कूल की वो होती हैं एकेडमिक, बस वही पढ़ाई जाती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि अब इसमें जैसे कहते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, सिर्फ बचपन से यही मोटिव हमारे लिए साथ दिए जाते हैं कि सिर्फ अगर तुम यहाँ तक MBBS, अगर तुमने बायो लिया है तो तुम MBBS ही करो और यही सब चीज़ें करो, इसी में तुम्हारा जीवन आगे सफल हो पाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि अपनी योग्यताओं को व्यक्ति कैसे खोजे, कि क्या पता हमारा, जैसे हमारी रुचि उसमें ना हो जो हमें बचपन से बताया गया हो, या फिर जो सिर्फ हमने जाना हो, तो अपनी योग्यताओं को इंसान कैसे पता करे, कैसे खोजे? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। ये बात तो बिटिया ने सहज रूप से रख दिया। गंभीर यह है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने भी ये महसूस किया है, अब एजुकेशन के साथ हमारे यहाँ स्किल की बात की जाने लगी है। ये विदेशों में पहले से ही है, मैं देख रहा था। अभी हम लोग IKS की बात कर रहे हैं भारत सरकार में भी, कि जो इंडियन जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो देखा ये गया है कि सारी जो कलाएं हैं, सारी जो विद्याएं हैं, प्राचीन काल से ही थी। जैसे मेडिकल की बिटिया ने बात करी, मेडिकल की पहले हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे गुरु के पास शिष्य जाता था तो पहले दिन से ही वो प्रैक्टिकल भी करता था, वो थ्योरी भी चल रही होती थी, वो जंगल में भी जाता था, एक साथ जो उसकी जो बहुआयामी जो व्यवस्था है ना वो चल रही होती थी। अब हमको पता चला कि जो मेडिकल पढ़ाई का जो सिस्टम है USA वगैरह में वैसे ही कर दिया गया है। हमारे वही रट्टाफिकेशन है, जो यानी हमारी जो परंपरा थी वो बहुत अच्छी थी। उस परंपरा को वेस्टर्न अंधाधुंध या अंधाधुंध अनुकरण ने वो ऐसी तैसी कर दिया। कारण क्या है कि अंग्रेज़ों को सिर्फ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव नौकर चाहिए थे, उन्होंने उसी तरह से एजुकेशन सिस्टम को कर दिया। वहाँ उनको स्किल्ड लोग नहीं चाहिए थे, स्किल्ड आदमी होगा तो उनको नौकर थोड़ी मिलता। तो एजुकेशन को लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, हम उसके अंध सुरंग में चलते चले गए। आज आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, जितने भी यूरोप, अमेरिका और दूसरी कंट्री में जाइए आप, बच्चा स्कूल से निकलते ही 16 साल का होते ही, कितना बड़ा भी धनी का आदमी हो,
कितना भी संपन्न हो, वो काम करना शुरू करता है। वो कुछ नहीं, होटल में बर्तन मांजेगा, गाड़ी साफ करेगा, और भी बड़े बड़े पैसे वाले भी किसी न किसी स्किल्ड में लग जाएगा। लग करके कहीं ना कहीं काम कर करके वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के इंडिपेंडेंट होने लगता है। हमारे यहाँ उल्टा है, पहले तो बोले काम क्यों नहीं कर रहे, बोले पढ़ाई कर रहा है। बाद में काम क्यों नहीं कर रहा, बोले काम ही नहीं मिल रहा। तो पहले भी बेरोजगार था पढ़ते समय भी, और पढ़ने के बाद में फिर आदमी बेरोजगार ही घूम रहा है। तो हमको जो शुरू से, जैसा आपने कहा, एक तो एजुकेशन के सिस्टम के लेवल पर जो परिवर्तन होना है, काफ़ी कुछ सरकार परिवर्तन कर रही है। अभी मैं साउथ में गया था, वहाँ पर आंध्र प्रदेश में, मैंने एक स्कूल के विषय में सुना, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। उन्होंने एक मॉडल शुरू किया, वो मॉडल का नाम था अर्न बाय लर्न। सारे स्कूल के बच्चों को बोले, पहले बहुत मुश्किल होता था कि बच्चों को हम कहते थे कि तुम 2 घंटा काम करो, 3 घंटा काम करो, बोले बच्चे आते ही नहीं थे। बच्चे कहते थे हम तो, जैसे आपने कहा मेडिकल करना है मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है। बोले जी वो इस तरह से सोचते ही नहीं थे। हमारे आदरणीय यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री और हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री भाई साहब आदरणीय डॉक्टर धन सिंह जी, तो आपको आना था मेरे पास। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा इधर आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप पधारे। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आदरणीय मंत्री जी का आप स्वागत करें। ये सही माने में आज हमारे अतिथि हैं, क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्य को कहते हैं अतिथि आ रहे हैं। अतिथि का मतलब ही होता है जिसका आने का समय निर्धारित ना हो, तिथि ना हो। तो आज हमारे सही माने में अतिथि हैं। तो आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो यहाँ पर वो बच्चों को कुछ कुछ मैं बातें बता रहा था। मेरे पास यहाँ पर जो अभी बच्चे हैं, टोटल लगभग 130 विद्यार्थी हैं, परंतु ये 11 स्टेट के हैं। ये समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं। ये 32 यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। तो इसीलिए ये पूरा देश है, अलग अलग प्रांत और अलग अलग कॉलेजेस के हैं। तो हम जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक बिटिया ने प्रश्न पूछा था कि हम जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमको कह दिया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, चीज़ें करनी है, तो हम उधर ही लगते हैं। तो उसी का मैं उत्तर दे रहा था। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में, उसके लिए बहुत जगह दी गई है। तो जैसे मैंने बताया, अभी मैं एक आंध्रा में गया देखने के लिए अर्न बाय लर्न एक मॉडल। तो पहले उसमें बच्चों को उन्होंने कहा कि बच्चों को उसमें रखना बहुत मुश्किल हो गया था हमको। तो बाद में हमने कहा बच्चों को कि 1 घंटे का वो 40 रुपये देते हैं। एजुकेशन का, पढ़ाई का खर्चा वो अलग है, ये कमाई का फील्ड अलग है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि इतने सारे स्किल्ड में बच्चे हैं। जैसे कोई साइंस का है तो बायोगैस के ऊपर काम कर रहा है, कोई प्लांट्स के ऊपर काम कर रहा है, एग्रीकल्चर वाले हैं तो खेती काम कर रहे हैं, कोई मशरूम उगा रहा है, एक कैटल के ऊपर काम कर रहा है, तो कोई खाद वगैरह उगा रहा है। बिल्कुल बच्चे सने हुए और खड़े होकर के एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे आपने कहा ना बेटा, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो ये काम क्यों करें, ये छोटा काम क्यों करें, इधर क्यों करें। जब आप सीख रहे होते हैं, अच्छा जब तक आप फील्ड में काम नहीं करोगे आप सीखोगे कैसे। तो हमने इतना ही नहीं, किचन के अंदर वो बेकरी बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ जाकर के हमने देखा तो खाना, जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे तो बोले ये सब कॉलेज के बच्चे हैं, बोले इनकी ट्रेनिंग ही चल रही है। खाना कैसे परोसना है, खाना कैसे बनाना है, गेस्ट आते हैं तो कैसे सर्व करना है। आदमी को एक जनरल नॉलेज, ठीक है होटल मैनेजमेंट कर दिया तो अलग बात है, सिखाते हैं, पर भाई घर में भी तो सलीके से खाना परोसने के लिए सीखना चाहिए ना। माता पिताजी को जितना पता वो सिखा देते हैं, बता देते हैं। और आप कभी देखना अपने घर में या पड़ोसी के घर में भी, जिनके घरों में थोड़ी सी अच्छी परंपरा है, सलीके के साथ परोसते हैं, सलीके के साथ खिलाते हैं, सलीके के साथ सब पानी भी लेकर आते। एक उछलता हुआ लाएगा, आधा पानी ट्रे में, आधा पानी गिलास में, खाना लाओ तो पता चला कि सब्जी दाल गिरी करके थाली में, फूहड़ बने से। वो लाने वाले को तो लग रहा है ऐसे ही खिलाया जाता है, खाने वाले ने यदि दुनिया का देख रखा है तो उसको पता है ये तो सलीका नहीं है। तो बात छोटी सी है कि आप खड़े होकर के परोस रहे हैं तो दायां तरफ से खड़े हैं, बाएं साइड से खड़े हैं, कितने झुक करके खड़े हैं, पता चला कि खाने के लिए गेस्ट बैठा है, अपना सिंग मार रहा, बाल उधर की तरफ जा रहा है। बात छोटी सी है पर ये सब स्किल्ड हैं, ये हमको ध्यान रखना। अब छोटी सी बात, अब ईबू के ये बनाने के लिए मान लो इसको, ये सोचो मैं किसी को थमा दूँ, क्या इससे सुंदर आप बना सकते हो कि इन्हीं फूलों से बनाया जा सकता है, क्योंकि यही तो स्किल है। ये देखो इसमें बना दिया, अब इसमें गिनती के 7 फूल हैं पर पूरा बुके बना, क्यों? क्योंकि कलाकारी इन्होंने सीख लिया। बाद में घास के डंठल भरे हुए हैं,
ठीक है, तो कम 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 फूलों में कैसे वो करा जा सकता है? नहीं तो इतना बुके बनाने के लिए तो इससे 10 गुना फूल चाहिए। देखने में लग रहा सारे फूल हैं, फूल नहीं है। इसको निकाल लोगे ना तो पूरा दिखेगा वो उसका ये है, इसको बोलते हैं फर्न का जो एक पत्ता होता है ना, ये वाला फर्न, ये उत्तराखंड में बहुत ये वाले हैं सारे इसमें। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये हम कैसे सीखें, हमको कौन सिखाएगा, कब सीखने को मिलेगा? तो बेटा जब हमारे पास समय है, जहाँ हम हैं वही आपके लिए सीखने का पॉइंट है। उसी टाइम से आप शुरू हो जाइए, उसी टाइम से प्रारंभ कर दीजिए। तो ये ठीक है, एक तो शिक्षा की व्यवस्था का कुछ स्तर पर दोष है, कुछ हमारे पारिवारिक परंपरा का भी ये दोष है। क्योंकि हमारा बच्चा तो, अरे मेरा बच्चा तो, माँ बाप बच्चों को कई बार मैं देखता हूँ काम करने नहीं देते, करना चाहते तो बोले नहीं तू तो पढ़ ले। अरे पढ़ना मतलब थोड़ी किताब पढ़ने को पढ़ना कहते हैं, जिंदगी ही पढ़ाई है। हमारा स्वभाव व्यवहार आचरण, हमारा जो कुछ भी हम हैं, ये विद्या का ही परिणाम है। तो इसके लिए बेटा आगे से मैं अभी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। एक आदरणीय भाई साहब हमारे माननीय मंत्री जी भी, अभी हमने कहा भाई एक स्कूल तो दे दो पीपीपी मोड पर माला में। अभी आज हम लोग वो दिखाने वाले भी हैं, ड्राफ्ट करके बैठे हैं। तो एक आध हम यहाँ भी मॉडल बनाने वाले हैं। और हम अभी विश्वविद्यालय में इसी साल शुरू कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हम सारे बच्चों को एक ऑप्शन देंगे कि जिन बच्चों की रुचि होगी, जिन कार्यों में रुचि होगी, अतिरिक्त स्किल्ड में। क्योंकि हमने देखा है, जैसे मैंने बताया ना, एक बहुत पढ़ लिख करके MD डॉक्टर बन करके MS बन करके वो IAS बन जाता है। एक बड़ा सा डॉक्टर, वो डॉक्टर उनका नाम है होपर, डॉक्टर होपर, वहाँ के महाराष्ट्र के हैं। दोनों पति पत्नी डॉक्टर भाई साहब। उनको शौक चढ़ा नर्सरी का, प्रैक्टिस बंद, डॉक्टरी छोड़ दी। आज इतनी वो पौधों से इतना प्यार करते हैं, जैसे दोनों बुजुर्ग हैं। वो चला नहीं जाता पर वो पौधों को, एक एक पत्तियों को, एक एक पौधों को बच्चे की तरह से प्रेम करते हैं। वो तो एक था ना उनके अंदर थी, एक कला थी। वो डॉक्टर बनकर के डॉक्टर की काम नहीं करी। बहुत सारे आपने देखा भी होगा बाई प्रोफेशनल डिग्री किसी चीज़ की होती है। अभी तो बहुत सारे बच्चों में एग्रीकल्चर में बहुतों की रुचि हो रही है। आजकल खेती, गाय पालने में, A2 मिल्क के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप में अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ठीक है, यदि हमको ऐसा मौका मिले कि जो मेरा स्किल है उसी में मेरा एजुकेशन है तो भी अच्छा है। यदि नहीं भी है तो ठीक है, अपने एक जगह से एजुकेशन आपकी मिली तो उसके साथ साथ में अपनी रुचि को अपने आप तलाश करो। आप चिंता मत करो कि हम असफल होंगे, सफल होंगे। अरे मेरे भाई, तुम PG करने के बाद, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास सैकड़ों साइंटिस्ट हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं, 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। तो हमारे पास देखो, डिग्री तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा PhD को डिलीट करोगे, इससे आगे तो डिग्री होती नहीं। पर सैलरी में PhD वाला मेरे पास 20,000 में भी काम करता है। PhD वाले को मैं, बिना PhD वालों को हम महीने में कितने तनख्वाह दे सकते हैं? हम 50 लाख रुपए महीना तक दे रहे हैं तनख्वाह। मतलब एक 20,000 रुपये महीना काम कर रहा है और एक 50 लाख रुपए काम कर रहा है। तो फिर फ़र्क क्या है? स्किल्ड का फ़र्क है। तो हम योग्यता क्षमता बढ़ा करके, वह डिग्री तो उतनी होनी ना, उससे आगे कहाँ तक जाओगे? भाई आप PG कर रहे हो, PG के बाद PhD करोगे। तो जनरली हम जो एनालिसिस करते तो हमको लगता है ठीक है कि सरकारी टीचर बन गए तो इतना लगेगा, प्राइवेट में गए तो ये होगा, कॉलेज में गए तो ये होगा, यूनिवर्सिटी में गए तो ये हो गया, किसी लैब में गए तो ये हो जाएगा, किसी संस्थान में गए तो ये हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, यहाँ इतने बच्चों के बायोडाटा डेली हमारे पास आते हैं, कहते रख दो गुरुजी रख दो। कुछ तो ऐसे बायोडाटा आते हैं, कहते गुरुजी 6 महीना नौकरी पर रख दो। मैंने कहा क्यों? बोले ब्याह हो जाएगा, पता चलेगा कि 6 पतंजलि में काम कर रहा है बच्चा। बोला शादी हो जाएगी, बोले बाद में हटा देना। मैं कहा तो धोखा हो जाएगा। मैंने कहा हमको क्यों धोखे में तुम सहभागी बना रहे हो? हाँ, बहनों में भी है, भाइयों में भी ऐसे हैं, विशेषकर भाई ऐसे आ जाते हैं कि बोले शादी नहीं हो रही, करे नौकरी नहीं करता बेटा। तो भाई ये सब आप कर सकते हैं। अब आप पतंजलि से जुड़ गए हैं तो ये जो अर्न बाय लर्न वाला मॉडल हम बहुत बड़े लेवल पर यहाँ से शुरू करने वाले हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा, यदि हमारे पास मान लो विश्वविद्यालय के अंदर में 2000 बच्चे भी हैं तो पूरे 2000 बच्चों को हम पढ़ते समय ही काम से जोड़ेंगे, अलग अलग कार्यों से जोड़ेंगे, रुचि के अनुसार कार्य से जोड़ेंगे। तो ये सब हम करेंगे, देश में भी ये मॉडल आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएँ। और किसी से पूछना है तो किसी ने पूछो जी बेटा, पूछो
पूज्य स्वामी जी, आपको मेरा नमन। मेरा नाम निशा कुमारी है और मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। जी। स्वामी जी, आज मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में सफलता और शांति दोनों एक साथ कैसे पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? जी, बात तो सही है। शांति में रह गए तो पाएंगे कैसे, पाने में लगे तो शांति चली गई। ये देखो, इसके लिए ना पूज्य स्वामी जी एक लाइन बोलते हैं, बाहर से अत्यंत क्रियाशीलता, अंदर से बहुत शांत। हम अशांत तब हो जाते हैं जब बाहर की दुनिया की उथल पुथल हमारे अंदर को उथल पुथल करती है। तो बाहर की उथल पुथल को बाहर रहने दो, अंदर की शांति को डिस्टर्ब मत होने दो, फिर शांति गारंटेड है। क्योंकि अंदर ही शांति बनी रहेगी तो दुनिया की कितनी भी उथल पुथल हो, हम अविचलित हुए बिना उसको झेल सकते हैं। यदि अंदर की शांति चली गई तो बाहर की थोड़ी बहुत उथल पुथल में आदमी कभी सुसाइड कर करके मरेगा, कभी जो है हार्ट अटैक होकर के मरेगा, ब्रेन हेमरेज होकर के मरेगा, नहीं तो दूसरा कुछ बोलेगा तो बैठे बैठे रोएगा। तो बाहर से अप्रभावित होने के लिए अंदर से मजबूत होना जरूरी बेटा। तो अंदर से मजबूत रहोगे तो शांति फिर तुम्हारे हाथ में, कोई नहीं छीन सकता फिर तुमसे। ठीक है, थैंक यू आचार्य जी। जी। और भाई लोगों, किसी को कुछ आत्मा चेतन हुई हो तो पूछ लो एक आध प्रश्न। ओम गुरु जी, मेरा नाम शिवम यादव है और मैं आगरा से हूँ। जी। मेरा प्रश्न ये है कि सेल्फ डाउट पे मेरा प्रश्न है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरी साल पढ़ते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस पर काफ़ी मेहनत करिए लेकिन उसका परिणाम नहीं आया, तो हम कभी कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि आगे हम कर पाएंगे कुछ, कि नहीं हो पाएगा। हम एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करें? देखो बेटा, इसके लिए आदरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उनके विषय में कहा जाता है, बैठ जाओ। अब्दुल कलाम जी के विषय में कहा जाता है कि जब वो एक किसी एग्ज़ाम पे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए गए थे, कंपटीशन में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हताश निराश होकर के वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी ने उनको देख लिया था। फिर उन्होंने कहा, बेटा तू क्या उदासी में, हताश में, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या करूँ मैं, जिंदा भी रहूँ कि मरूँ, कि जो भी एक बहुत अवसाद से गुजर रहे थे। उन्होंने इतने कहा कि हो सकता है भगवान ने तुझसे बड़ा कोई काम कराना चाहा होगा, इसीलिए तेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। इतनी सी बात कही थी उनको। उसके बाद वो जुट गए और देखो आज सब हम डॉक्टर अब्दुल कलाम को गर्व के साथ, गौरव के साथ उनका नाम लेते हैं। उन्होंने जो देश के रक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया, राष्ट्रपति के रूप में जो उन्होंने गरिमा दी देश को, तो उदाहरण है। तो इसीलिए देखो, विषम परिस्थितियों में हमको विचलित नहीं होना है। यही शक्ति को पाने का साधन को योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। वह हमने आप सबको यहाँ सिखाया है। इसीलिए निरंतर पुरुषार्थ करिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है 99 बार हार करके भी 100वें बार हो सकता है कि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। तो इसीलिए कभी भी जीवन में हताश और निराश तो होना ही नहीं है। ठीक है, कि हम साधन विहीन परिवारों में या कम साधन वाले घरों में पैदा हुए, वो परमात्मा की व्यवस्था थी। पर हम साधन युक्त और बुद्धि युक्त, मेधा युक्त बने, वो हमारे हाथ में है। इसलिए पुरुषार्थ को कतई मत छोड़ना। ठीक है जी। और किसी ने कुछ, इनको दे दो बेटे को। हाँ ठीक है, पूछो। ओम जी आचार्य जी, बीते रात मैंने अपने कहाँ के हो? प्रयागराज से। क्या नाम? मंजीत के सरवानी। हाँ बोलो। बीते रात मैंने अपने पिताजी से बात की। उन्होंने बताया कि आप आयुर्वेद के प्रकांड काष्ठा हैं, सबसे विद्वान है, हमारे भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। उनका ये प्रश्न था कि डायबिटीज़ जैसे रोगों से बचने के लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? देखो, मधुमेह को पिताजी ने बताया तब पता चला, पहले पता नहीं था हमारे विषय में? नहीं पता था। उन्होंने आपके बारे में कुछ विशेष बताया। ठीक है बेटा। हाँ, बड़ी भूमिका के साथ भाई ने प्रश्न पूछा। देखो कि पिताश्री ने कहा है, तो ठीक है। इसमें देखो, मधुमेह को सामान्यतया उसको आयुर्वेद में हम राज रोग बोलते हैं। राज रोग का अर्थ ये होता है जो हमारा लाइफ स्टाइल जनित बीमारी। तो जब लाइफ स्टाइल को बिगड़ने से जो बीमारी है तो सुधारने से तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हमारा जो दिनचर्या है, आहारचर्या है, ऋतुचर्या है, इसको हम ठीक करें। डायबिटीज़ के लिए देखिए, आहार शुद्धि के बिना, अपने दिनचर्या को ठीक किए बिना
धरती में कोई नहीं ठीक कर सकता, और यदि 2 काम कर दिया तो डायबिटीज रहे ये हो नहीं सकता, मधुमेह मुक्त हो जाएगा। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है बच्चे, उसमें और भी कारण है कि एंटीबायोटिक्स का हैवी डोज लेना, बाकी जो गलत दवाइयाँ लेना, जो एलोपैथी के गलत तरह की दवाई को कारण से वो ये तीसरा कारण ये भी है, या बहुत सारे केमिकल एंड पेस्टिसाइड युक्त आहार का लेना ये भी कारण है। वह भी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर करके उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें औषधियाँ भी हैं। श्रद्धेय स्वामी जी प्रतिदिन जो योगाभ्यास बताते हैं प्रातःकाल, वो प्रतिदिन आप आस्था देखिए। और जैसे अब आप सबने योग सीख लिया ना, इसको ना भूलने के लिए घर जा करके भी 1-2 घंटा हर रोज़ सुबह सुबह आस्था देखना और योग करना, ठीक है। और बाकी भी मैं चाहूँगा कि जाने के बाद में जो अपना पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति जो संगठन है, हमारे योग वगैरह की कक्षाएँ चलती हैं, उनसे भी जहाँ जहाँ के आप लोग हैं वहाँ पर जुड़ना, ठीक है। ठीक है बच्चों जी। अगला। ओम जी आचार्य जी, मेरा आपके चरणों में सादर नमन और आदरणीय मंत्री जी का भी नमन। मैं शुभम शर्मा GITM लखनऊ से। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं घर का अकेला लड़का हूँ तो फैमिली भी उतनी अच्छी नहीं है, तो प्रेशर रहता है कि बेटा जल्दी कमाई करो, कुछ पैसा घर पे लाओ। एक तो वो प्रेशर रहता है, बार बार हम किसी कंपनी में जाते हैं या कहीं जाते हैं, वो फेलियर मिल रहा है, वहाँ से भी हटाया जा रहा, नहीं आप इस योग्य नहीं है, या फिर हमें फेलियर मिल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी कि इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें। और दूसरा प्रश्न ये रहा कि बहुत कम शब्दों में मैं क्षमा चाहूँगा कि आपके बारे में जानना चाहता हूँ, जो कि सहज नहीं है, कि आपके जीवन आपके लिए ना बेटा ऐसा कर लो, वो योग यात्रा में इनको दिखा दिया करो हमेशा, जितने भी चलते हैं ना प्रोग्राम। और योग यात्रा बता रहे यूट्यूब में है, वो 1.25 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, आप लोग देखोगे बेटा, उसमें काफ़ी डिटेल में अच्छा है, उससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी जी, तो यही प्रश्न था मेरा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटी हो जिससे आपने बहुत अधिक सीखा हो, वो हमें बताइएगा। धन्यवाद जी। देखो पूज्य स्वामी जी और हम दोनों ही एक ऐसे हैं जहाँ पर किसान परिवारों में, साधारण परिवारों में होकर के आज जो कुछ भी राष्ट्र और देश संस्कृति के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, उसके पीछे बेटा एक ही कारण है। जहाँ आप खड़े हो, जिन पारिवारिक पृष्ठभूमि से हो आप लोग, उससे हम आर्थिक रूप से उससे अच्छे तो नहीं थे, ये सोच लो। तो सिर्फ हमने संकल्प हमारा था कि हमें कुछ करना है। कई लोग पूछते हैं कि FMCG वगैरह आप बोले बड़ी कंपनी चला रही है, कर रहे हैं, आपने कैसे खड़ा किया, कैसे सोचा? क्योंकि प्रायः जो कॉरपोरेट जगत होता है ना, जहाँ पर जो बिजनेस हाउसेज होती हैं, MNCs होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पर जो कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हर बिज़नेस का मार्केट साइज़ की कल्पना की जाती है। उसको मार्केट साइज़ इतना बड़ा साइज़ है, इतने बड़े मार्केट साइज़ में हम इतने मार्केट साइज़ को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इस तरह से अलग प्लानिंग होती है, अलग तरह से उसके ऊपर एक काम होता है। जितने भी जो मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, चाहे वो आपका IIM में हो, चाहे वह ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में हो, उस तरह से पढ़ाई जाती है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कितना बड़ा मार्केट साइज़ है, किस चीज़ में किस तरह से किस बिज़नेस को हमको बढ़ाना है। हमने हमेशा ये सोचा कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोग किस चीज़ से परेशान हैं, उनको हम समाधान के रूप में क्या दे सकते हैं। तो इसलिए आप काम करते समय भी, किसी कंपनी में, किसी संस्थान में, मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप घंटा देख करके काम करते हो ना, तो आप नौकर ही बन सकते हो, मालिक नहीं बन सकते हो। यदि घंटा न देख करके काम करते हो, आप नौकरी करते हुए भी मालिक बन सकते हो। मान लिया जैसे वेद प्रिया, इसको ये यहाँ 6 घंटा 8 घंटा ऑफिस में बैठ जाए, इनका घर जा कर के भी इनको काम करना पड़ता है। सुबह सुबह मैं फ़ोन कर देता हूँ, सुबह सुबह काम करना पड़ता है, तो वहाँ घंटे निश्चित नहीं हो सकते। तो इससे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, हमारे यशपाल जी हैं, तो रिटायर्ड आदमी है, पर ये अद्भुत आदमी है। ये सुबह से आकर के यहाँ पंतनगर से अभी नए ज्वाइनिंग है, तो शाम तक लगे रहते हैं, रात भर भी। अभी इन्होंने मेरे को इतना चिंता मुक्त कर रखा है, कोई इधर उधर, हमने कई फील्ड में थे, एग्रीकल्चर, बोला आशा जी आपको चिंता नहीं करनी है, तो वो मेरे को रिपोर्ट देने लगते हैं, रोकते, बोले हे आशा जी को मत बता, मुझे बता। तो मेरे को तो तसल्ली होती है ना, क्योंकि देखो हमको, जैसे क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी बेटा जो आपने कहा, उसमें एक उदाहरण देता हूँ कि बोले 2 आदमी काम करते थे, तो एक की वो मालिक थोड़ी प्रशंसा ज़्यादा कर देता था, एक की कम करता था। वो उसको खुन्नस रहती थी, बोले मैं भी ये काम करता हूँ, ये भी यही काम करता है, बोले इसको ज़्यादा प्रश्रय देता, मुझे कम देता है। तो एक दिन उसे रहा नहीं गया, उसने जाकर कहा, बोले हम दोनों एक ही तो काम करते हैं, बोले उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा है, उसका तुम ध्यान भी ज़्यादा रखते हो और मेरा कम रखते हो। बोला बेटा दोनों में फ़र्क है। बोले क्या फ़र्क है?
तो बोले चलो आज बात हो जाए। तो बोले ऐसी बरसात की सी मौसम था, तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी पड़ रही थी। तो दोनों बैठे थे, जो काम में ऑफिस में बैठा हुआ। तो पहले इसको बुलाया जो खड़ा था, जो उसको बोला बेटा सुन। बोले सामने क्या दिखाई दे रहा दूर? एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे कुछ थोड़े से ना, बरसात का मौसम था। बोले जाकर जा देगा उसमें कितने बच्चे दे रखे हैं। तो चला गया, बोले ये कौन सी बड़ी बात है। जा कर के गिनती कराए, 1 2 3 4 5, जितने भी थे 4 5 करके आ गया। फिर वो बोला तू अब यहाँ बैठ जा। उसको बुलाया, बोला भाई जा तू जा देख क्या गिनती करके कितने बच्चे दे रखे हैं। कुतिया ने जा, उसने भी गिनती कराया। बोले ये 5 ही दे रखे हैं। बोले उन्होंने सोचा 5 है, मैंने तो बताई थी 5 थे, अब देखते क्या करते हैं। फिर उन्होंने इतना पूछा, बोले बेटे उसमें कितने पिल्ले हैं कितने पिल्लियाँ हैं? वो पहले वाला करे तो पूछा ही नहीं था, तो उन्हें कह दिया कि इतने पिल्ले इतने पिल्लियाँ हैं दूसरे वाले ने। तो जब आप काम करने समझ गए ना आप, यानी कि हमको ऐसा नहीं होता कि एक काम के लिए भेज दिया गया। भाई एक आदमी को कहा बोले जा करके वहाँ ना वो दूसरे कमरे में झाड़ू लगा के आ जा। पता चला कि जिस कमरे से जा रहा है वो गंदा है। एक आदमी तो उसको संवारता हुआ जाएगा, दूसरा जाएगा। मेरा तो काम वो उस कमरे में झाड़ू लगाना था। इतना ही फ़र्क है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का न बढ़ने का। जीवन हमको बहुत बार अपॉर्चुनिटी देती है, बहुत सारे अवसर देती है, पर हम रह जाते हैं, हम वहीं अटक जाते हैं। तो आप जहाँ भी जो भी कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड संभावनाओं को देखो। कि आप किसी को रिपोर्ट करते हो तो आप इस तरह से काम करो कि सामने वाला कहे कि ये काम तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। ये होना चाहिए कार्य। काम को सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को काम पूरा करने के लिए काम करना है। काम को पूरा करने के लिए काम नहीं करना है, काम को सुंदर ढंग से करने के लिए हमको काम करना है। तो कहीं पर भी लगी, सिर्फ नौकरी के हिसाब से नहीं, ड्यूटी के हिसाब से नहीं, आप समर्पित होकर के एक अच्छी तरह से, एक समर्पण के साथ में पूरी तरह से, जैसे कहते हैं अपनी पूरी शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी लगा करके आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ग्रोथ अपने आप हो जाता है। जो आपने सीखा है काम करते हुए आपको सीखने को मिलता है, वो तो आपका है ना। जो काम करते हुए आपके अंदर प्रसन्नता आई, वो तो आपका है ना। बेमन से काम करोगे। सुन लो देवियों, बच्चियों, तुम लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। घर में कोई आया मेहमान, पानी पिलाने मजबूरी है। तुमको लगता है ये कौन आ गया, ये तो मेरे को पसंद नहीं था, ये तो ऐसा आ गया। फिर भी मजबूरी में पानी पिलानी पड़ेगी, दांत भी निकाल कर दिखाने पड़ेगी ही करते हुए। ट्रे में पानी ले जाकर पिलाओगे, पर एक दिल से प्रसन्नता हो रही हो, मेरे ये आए हैं तो इनको पानी पिलाना है। तो दोनों स्थिति में तो पानी पिला के भेज रहे हो, पर जहाँ अंदर की प्रसन्नता से पिला रहे हो ना, वहाँ पर तुम्हारे जो गुड हार्मोन्स है ना, उनका लेवल बढ़ा पाएगा। और जहाँ बेमन से करके गए थे, बैड हार्मोन्स बन करके तुम्हारे नुकसान कर रहे होंगे। फ़र्क इतना ही है। तो कार्य करते समय भी, जहाँ भी जिस भी कार्य में हम कर रहे हैं ना, तल्लीन होकर के, तद्रूप होकर के, मस्ती के साथ, आनंद के साथ झूमते हुए करो। बेटा देखो, बेरोज़गारी बहुत है, पर मैं दूसरी बात कहता हूँ, योग्य लोगों का नितांत अभाव है। हमको नहीं मिलते। मैं ढूंढता रहता हूँ योग्य। मेरे को तो अपना एक सेक्रेटरी नहीं मिला ढंग का आज तक। मैं ये वेत्रियों कर, मेरे को ढूंढ के देता, मेरे को है नहीं, क्या करें। तो योग्य लोगों की नितांत कमी है। तो आप जिस भी काम को करते हैं, योग्यता का अर्थ यह नहीं है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को और नॉलेज को जानते हो। योग्यता का अर्थ है कि जो आप कर रहे हो ना, वो इतना सलीके से और अच्छी तरह से करते हो कि हमने कहा ना कि दूसरा आपको उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा काम करो। झाड़ू भी लगाओ ना, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि झाड़ू भी लगाना पड़े। एक तो होता है समझ लो वो छोटी छोटी बातें हैं। एक दिन मैं देख रहा था, वो किसी का वो था प्रोग्राम में कहीं, तो सिखा रहे थे कुछ। उसमें एक आदमी जाता है, बाथरूम करने जाता है, इतना गंदा करके आता है, उसको सीट के ऊपर छींटे डालेगा, उधर डालेगा, कागज़ इधर करेगा, इतना गंदा करके सड़ा के आ जाता है। सब में, देवियों में भी देवताओं में भी गुण है। एक जाता है सलीके के साथ में। वो हम तो देखते हैं एयरपोर्ट, जैसे विशेष करके एयरपोर्ट की बात हो, फ्लाइट की बात हो, फ्लाइट के टॉयलेट में जाए, वो छोटा सा तो होता है डिब्बा सा, वो जाते हैं इतना गंदा करके आ जाएगा कोई। तो वहाँ हमारे संस्कार झलकते हैं, हमारा सलीका झलकता है, हमारा हम कितने व्यवस्थित हैं या कितने अस्त व्यस्त हैं वो झलकता है। तो उन चीज़ों को हमको ठीक करने से आप हर जगह सब कुछ अच्छा कर सकते हो। और अच्छाई का रास्ता बेटा कहीं ना कहीं से तो खुलेगा। भाग्य के दरवाजे बंद नहीं है, खुले हैं। बस हमको अपनी आंखें खुली रखनी है, कहीं ना कहीं तो भगवान फिट करेगा, चिंता ना करो। ठीक है जी। बोल बेटा, बोल। नमस्ते गुरुजी। मैं
मोहम्मद शाहजहान, जो कि मेरठ से बिलोंग करता हूँ, किसी गांव से। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो मिडिल क्लास है जी। और वो बच्चे को पढ़ाने में अपना मतलब कि ज़मीन तलक की बेच देते हैं। तो मैं जब बीटेक फर्स्ट ईयर मैंने एडिशन लिया तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता था कि मैं बीटेक बायोटेक कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरी बीटेक कंप्लीट होने वाली है वो कॉन्फिडेंस चला गया कि बताने को भी जी नहीं करता किसी कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, क्योंकि आगे का वो दिख नहीं रहा जो हमारी फैमिली ने हमारे पीछे सोच रखा। तो गुरुजी एक तरह से मतलब कि नौकरी और जो मैं काम करता था अपना, जैसे कि दूध का अपना, वही गांव में दूध का काम करता था, तो लोग ताना भी मारते एक तरह से कि पढ़ लिख के भी दूध ही काट ला। तो गुरुजी उसमें अब क्या करना चाहिए? देखो यही जो मैंने शुरू में इसका आपको मैंने इस प्रश्न के विषय में भी कहा, इसका आंसर भी दिया। हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि पढ़ाई करते समय कुछ करना नहीं है, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती, वो एक तरह से देखें तो वही है। और दूसरे जो किसान परिवारों के बच्चे हैं आप लोग, जैसे माता पिता जी ने जो ज़्यादा, जिनके पास संसाधन की थोड़ी सी कमी है, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट और संघर्ष करना पड़ता है। इसमें बेटा एक तो क्या है ना, कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। पहली चीज़ तो ये देखो, जो स्वयं हार जाता है ना उसको कोई विजेता नहीं बना सकता है। अपने आप में कभी हार मत मानो। और जो तुम्हारे जैसे बायोटेक में जो तुमने सीखा है, प्रैक्टिकली तुम देखोगे जो तुम्हारे एकदम नज़दीक आसपास में, वो तुम क्या कर सकते हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई एक, ये भी मत सोचो, देखो आप सबके लिए मैं कहूँ, आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं एक देख रहा था सुबह, आपको पता है डॉक्टर साहब, मंत्री जी, वहाँ एक जो हमारी नमक वाली उत्तराखंड वाली का 6 करोड़ का टर्नओवर हो गया। उत्तराखंड का नमक रगड़ रगड़ के, जो पहाड़ी नमक में 2-3 चीज़ मिलाया जाता है उसमें, वो बेचती थी पहले। तो लोगों ने कहा कि तुम बेच ले थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी के। तो आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। देखो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने में ज़िंदगी न जाए यह भी सोचना है, पर बिना एक्सपेरिमेंट के ज़िंदगी की गति भी नहीं है। तो बहुत कॉन्फिडेंस में रहो, कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दो। एकदम इन्वेस्टमेंट बड़ा वाला मत सोचो, छोटे इन्वेस्टमेंट से कभी भी क्या होता है कि छोटे नुकसान से दूसरी चीज़ों को कर सकते हो। तो छोटे नुकसान से चीज़ चलनी हो तो चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे बायोटेक में आपने करी, तो मैं यदि एग्रीकल्चर फील्ड अगर मैं करूँ तो इनोवेटिव जो काम है आप कर सकते हैं ना। अब जैसे मेरे पास आपका मेरठ का ही एक भाई साहब मेरे पास लेकर आए, मशरूम उगा रहे हैं। उनके मशरूम 4,000 रुपये किलो बिकता है। वो अलग टाइप का मेडिकेटेड मशरूम है। थोड़े से कमरे में बोलिए, मैंने कहा कितना कर लेते हो? बोलिए मैं तो कई लाख रुपए का कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढो और करो, और कॉन्फिडेंस को लूज मत करो, ठीक है। और सीखने के लिए अभी क्या कर लिया आपने? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो नहीं, अभी पढ़ाई क्या करी है? अभी तो सर बीटेक 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है, फाइनल बीटेक करिए ना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर योगा में MSc भी करते रहे ना, घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। जो इनोवेटिव वाला काम पे आपको जोड़ दूंगा मैं। तो कमाओ, अर्न बाय लर्न करो, सारे आ जाओ। थैंक यू, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी, बस ठीक है। तो चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अच्छा है, देखो आप लोगों का सौभाग्य है कि यही तो होता है। ये भाग्य जब जोर मारता है, सोचा नहीं होगा हम भी मिलेंगे, हम भी मिल गए। माननीय मंत्री जी का तो मेरे को भी अभी 1 घंटा पहले ही पता चला कि आप आने वाले हैं। तो मैं इधर आया तो मैंने कहा भाई माननीय मंत्री जी आएंगे, तो मैंने कहा यहाँ थोड़ा बच्चों को तुम लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा। बहुत डायनेमिक हैं, मेरे तो बड़े भाई ही हैं ये, पर बहुत जड़ से जुड़े हुए। हर कार्यकर्ता, हर गांव का, हर क्षेत्र का, पूरे उत्तराखंड का एक ऐसा कोई गांव, इलाका, एरिया नहीं होगा जहां ये नहीं पहुंचते हैं। तो जैसे एक उदाहरण, जैसे ये राजनीति करते तो पार्ट टाइम राजनीति नहीं है, ये फुल टाइम है। लगे तो लगे। जैसे मैंने कहा ना कि हमको मौका इतना मिल जाए उसको बड़ा करना हमारा काम है। उसके उदाहरण माननीय मंत्री जी हैं। तो माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ, आशीर्वाद दे दो सबको। सम्मानित हमारे आचार्य जी और 11 प्रदेशों के सभी छात्र छात्राएं यहाँ पे आ रखे हैं। आपको एक के साथ एक फ्री मिल गया आज, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप समर कैंप में यहाँ 1 महीने रहने वाले हैं। अच्छा, तो जब हम लोग समर कैंप में जाते थे अपने कॉलेज लाइफ में, तो बहुत दिक्कत में रहते थे। लेकिन गुरुजी का जो
विश्वविद्यालय है ये बहुत हाईटेक विश्वविद्यालय है और मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहने से लेके, खाने से लेके, संस्कार से लेके हर प्रकार की सुविधाएं भी हैं और आप लोग आनंद भी ले रहे होंगे। मैं एक ही बात कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जब यहाँ आई रखें तो आचार्य जी का और गुरु जी का एक जीवन परिचय जरूर पढ़िए आप लोग कि आप दोनों लोगों ने ज़मीन पे रह के और साइकिल में रह के आज 50,000 करोड़ रुपए का क्या है कारोबार है आप लोगों का। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भी पढ़ो मत आप। अगर आपने दोनों का जीवन देख लिया तो फिर आप भी महान बन सकते हो। आजकल बच्चे जो है, क्योंकि मैं भी हर डिग्री कॉलेज में जाता हूँ, विश्वविद्यालय में जाता हूँ, थोड़ा गार्जियन की भी और समाज की अपेक्षा बच्चों से अब पहले क्या थी कि बच्चों को संस्कारवान बनाना है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी है, इस पे पूरा ध्यान रहता था, विभाग का भी और परिवार का भी। अब धीरे धीरे विभाग की भी ये रहता है कि भाई हमारे बच्चे को पैकेज कितने का मिलेगा, घर वालों का भी यही दबाव रहता है, बच्चे का भी रहता है कि बहुत शॉर्टकट तरीके से जल्दी मैं कैसे बड़ा बन जाऊं। तो बहुत जल्दबाजी में भी कई बार नुकसान हो जाता है। और मेरी ओर से भी, आचार्य कुलम की ओर से भी, पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से भी, सरकार की ओर से भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। और मैं भी लगभग 32 मिनट से सुनना था गुरु जी की बातें। गुरु जी ने काफ़ी बातें बोल दी। मुझे लगता है कि बच्चे भी काफ़ी संतुष्ट मुझे दिखे हैं और अच्छा है कि आप यहाँ आए हैं। ये गंगा का भी प्रदेश है, क्यों, यहाँ देवभूमि का भी प्रदेश है हमारा, योग की भूमि भी है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पतंजलि में आके आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये जो जीवन के आपके 1 महीने हैं ये पूरी ज़िंदगी भर आपको काम आएंगे। और मुझे लगता है कि जितना संस्कार और जितनी चीज़ें आपने अपने कॉलेज या घर में आत्मसात की होंगी, उससे ज़्यादा आपको ज्ञान भी, व्यवहारिक ज्ञान भी और प्रैक्टिकल ज्ञान भी जो है यहाँ पे ज़रूर होगा। इतनी बात कह के मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो आप लोगों का सौभाग्य, माननीय मंत्री जी आपको मंत्री जी का आशीर्वाद आपको मिला, तो आप सबके लिए भी मंगल कामनाएं। और बहुत आगे बढ़ो बेटा सभी लोग। जैसे हमने कहा कि यहाँ से जो कुछ आपने अच्छा सीखा है जीवन में उसको हमेशा करने का प्रयास कर लेना, क्योंकि दुख का कारण हमारे कहीं ना कहीं से हमारे किए दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, वो हमारे दुख के कारण हैं। और सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सत्कार्य हैं, हमारे सुख के कारण हैं। हम लोग सुख की तलाश करते हैं, सुख देने वाले काम नहीं करते हैं। तो सुख की तलाश नहीं, सुख देने वाले काम करें, यह हमने आपको यहाँ से सिखाया है, यहाँ से बताया है। उसको अपने अंदर में धारण कर लेना, यहाँ से बहुत अच्छी तरह से जाना। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हाँ, इसमें से जो 5 टॉपर छांटे गए हैं जिन्होंने पूरा योग यज्ञ में भाग लिया है और जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी है, वैसे तो सारे अच्छे हो, मुश्किल था इनको भी, वेदप्रिया को भी छांटने में। फिर मैंने कहा कई चीज़ों को देखो, उस पर फिर 2-4 बच्चों को कर दें, तो ठीक है उनको बुला लो। और हमारे साथ में माननीय मंत्री जी भी आपको आशीर्वाद देंगे। बाकी प्रतीकात्मक रूप में आप सबका ही समझ लो, बाकी का फिर डॉक्टर वेदप्रिया करती रहेंगे जी। और सुनो, ये पुरस्कार में मैंने हवन का किट है, उसमें सब है पूरा। हवन कुंड भी है, चम्मच भी है, बर्तन भी है, आचमनी भी है, सामग्री के पात्र भी है। हवन भी करना है जा करके, इसलिए दे रहा हूँ। मैंने कहा क्या दें, तो सबसे बढ़िया ये है, घर में रखे भी दिखे भी ना तो एकदम घर वाले कहेंगे क्या अद्भुत चीज़ लेकर के आया है। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री जी, माननीय मंत्री जी। इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने यज्ञ और योग में जिनकी 100% अटेंडेंस थी, तो 17 ऐसे विद्यार्थी चयनित किए गए। और फिर जिन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस, लेबोरेटरी परफॉर्मेंस भी जिनकी अव्वल थी, तो कुल 5 विद्यार्थी ऐसे निकाले गए जिनको आज आपके द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री जी, माननीय मंत्री जी। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके समय के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए।